तो मित्रों, प्रश्न का विश्लेषण प्रारंभ करते हैं। प्रश्न पत्र का विश्लेषण। पहले 5 प्रश्न दिए गए 2 परिच्छेदों पर आधारित हैं। परिच्छेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं, वो आपके पास होगा। परिच्छेद पर आधारित प्रश्नों को हल करते समय ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले परिच्छेद को जब पहली बार पढ़ें ध्यानपूर्वक पढ़ें। जो भी महत्वपूर्ण तथ्य या सूचनाएं दी गई हैं उन्हें रेखांकित कर लें, जिससे प्रश्नों का उत्तर देते समय परिच्छेद पर विचार करते समय आपको आसानी हो। तो आते हैं प्रश्न संख्या 1। नीचे से ऊपर की ओर नियोजन प्रक्रिया के साथ की अभिव्यक्ति का अर्थ है। 4 विकल्प दिए गए हैं। राज्य की शासन प्रणाली की नियोजन प्रक्रिया की बुरी स्थिति है। विकल्प बी, राज्य की शासन प्रणाली की नियोजन प्रक्रिया विपरीत दिशा वाली है। विकल्प सी, राज्य की शासन प्रणाली की नियोजन प्रक्रिया ऐसी है जो अधीनस्थ स्तर से उच्चतर स्तर की ओर विकसित होती है। विकल्प डी, राज्य की शासन प्रणाली की नियोजन प्रक्रिया अव्यवस्थित है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए यदि हम परिच्छेद पर विचार करें तो हमें पता चलता है, यदि हम परिच्छेद की द्वितीय अंतिम पंक्ति को देखें कि नीचे से ऊपर की ओर नियोजन प्रक्रिया के साथ राज्य में सुदृढ़ और संभवतः सर्वाधिक सशक्त लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है जिसके केंद्र में आम लोग होते हैं। इससे पता चलता है कि प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। अगला प्रश्न, परिच्छेद के अनुसार निम्न कथनों में कौन सा से कथन केरल के बारे में सही है? 3 कथन दिए गए हैं, आपको यह बताना इनमें से कौन सा सही है, कौन से सही है। कथन 1, भारत में राज्यवार भूख सूचकांक में इसका स्थान केवल पंजाब के बाद आता है। कथन 2, इसकी साक्षरता दर देश में सर्वाधिक है। कथन 3, इसका सकल राज्य घरेलू उत्पाद अन्य राज्यों की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए हम परिच्छेद पर विचार करें तो पता चलता है कि केवल कथन 1 सही है। इसके लिए हम परिच्छेद की इस पंक्ति पर विचार करें कि देश के राज्यवार भूख सूचकांक में इसका केवल पंजाब के बाद दूसरा स्थान है, जो यह दर्शाता है कि राज्य में तुलनात्मक रूप से भूखमरी की स्थिति अल्प है। इसमें कथन 2 इस परिच्छेद से समर्थित नहीं होता है, क्योंकि परिच्छेद में यह तो बताया गया है कि केरल के साक्षरता दर की तुलना सर्वाधिक उन्नत क्षेत्रों से की जा सकती है दुनिया के, लेकिन इसमें यह नहीं बताया गया है कि यह देश में सर्वाधिक है, या राज्यवार तुलना नहीं की गई है। तीसरा कथन कि इसका सकल राज्य घरेलू उत्पाद अन्य राज्यों की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है, यह केवल 11वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में है। इसलिए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है। आगे पुनः परिच्छेद दिया गया है और उस पर आधारित 3 प्रश्न हैं। हम सीधे प्रश्न पर आते हैं। परिच्छेद में सेना और उच्च शिक्षा के बारे में विचार किया गया है, राय दी गई है। तो हम सीधे प्रश्न पर विचार करते हैं। प्रश्न संख्या 3, कथन 1, उच्च शिक्षा और सेना दोनों का उद्देश्य स्वतः स्पष्ट समझा जाता है। प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं और आपको यह बताना है कौन सा कथन सही है, या दोनों कथन सही हैं, या दोनों ही कथन सही नहीं है। कथन 1, उच्च शिक्षा और सेना दोनों का उद्देश्य स्वतः स्पष्ट समझा जाता है। कथन 2, उच्च शिक्षा और सेना दोनों की वर्तमान और भविष्य की भूमिकाओं पर विचार करना महत्वपूर्ण है। अब आपको यह बताना है कि दोनों में से कौन कथन सही है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए यदि हम परिच्छेद पर विचार करें तो पता चलता है कि दोनों ही कथन निष्कर्षित किए जा सकते हैं। इसके लिए हम परिच्छेद की इस पंक्ति का संदर्भ ले सकते हैं कि इन सबसे ऊपर दोनों के ही प्रकृति और उद्देश्य स्वतः स्पष्ट माने जाते हैं। इस प्रकार उनके हाल ही के तौर तरीकों और भविष्य में उनकी भूमिका के अंतरावलोकन की अत्यधिक आवश्यकता को अनदेखा किया जाता है। इस प्रकार प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। अगला प्रश्न, लेखक संभाव्य रूप से निम्न में से किससे सहमत है? प्रश्न संख्या 4 है कि लेखक संभाव्य रूप से निम्न में से किससे सहमत है। 3 कथन दिए गए हैं। कथन 1, उच्च शिक्षा और सेना दोनों में निवेश किया गया धन वांछित परिणाम नहीं देता है। कथन 2, बहादुर सैनिक की छवि उतनी ही लोकप्रिय है जितनी कि प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की छवि है। कथन 3, उच्च शिक्षा और सेना को राष्ट्रीय बजट के अनिवार्य मद के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यदि हम परिच्छेद पर विचार करें तो पता चलता है इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है। केवल कथन 1 सही है, जिसमें कहा गया है कि अपने व्यवहारिक रूप में दोनों ही, जिसके लिए हम परिच्छेद की इस पंक्ति का संदर्भ ले सकते हैं कि अपने व्यवहारिक रूप में दोनों ही अत्यधिक बेसाध्य, अंतर्निहित रूप से व्यर्थ और उत्तरदायित्व विहीन है, लेकिन फिर भी दोनों को राष्ट्रीय बजट में अनिवार्य मद के रूप में देखा जाता है।
अब अनिवार्य मत के रूप में देखा जाता है, इससे कथन 3 भी गलत सिद्ध हो जाता है, क्योंकि परिच्छेद में बताया गया कि अनिवार्य मत के रूप में देखा जाता है। बहादुर सैनिक की छवि उतनी ही लोकप्रिय है जितनी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की छवि, ये दूसरा कथन है। ये इसलिए सही नहीं है कि परिच्छेद में यह तो बताया गया है कि दोनों की छवियां लोकप्रिय हैं, लेकिन दोनों की तुलना नहीं की गई है। इस प्रकार कथन 2 गलत है, कथन 3 गलत है, केवल कथन 1 सही है और प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। 3 कथन दिए गए हैं और आपको यह बताना इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन से कथन सही है। कथन 1, सभी सैन्य गतिविधियों के उद्देश्य को महत्व नहीं दिया जाता है। कथन 2, उच्च शिक्षा के महत्व पर प्रश्न नहीं किया जाता है। कथन 3, भारत में उच्च शिक्षा में बड़े बदलाव की आवश्यकता है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए यदि हम परिच्छेद पर विचार करें तो पता चलता है कि कथन 1 तो गलत है, कथन 2 और 3 सही है। कथन 1 इसलिए गलत है कि परिच्छेद में कहा गया कि वास्तव में महत्व न समझना सेना से अधिक उच्च शिक्षा के बारे में सही है, और संभवतः उससे भी अधिक वैश्विक संदर्भ से अधिक भारतीय संदर्भ में। पुनः कथन 1 की प्रकृति भी बहुत ही सामान्य प्रकार की है, इसलिए कथन 1 गलत है। कथन 2 और 3 पुनः हम इस पंक्ति को संदर्भित करते हैं कि इन सबसे ऊपर दोनों के ही प्रकृति और उद्देश्य स्वतः स्पष्ट माने जाते हैं और इस प्रकार उनके हाल ही के तौर तरीकों और भविष्य में उनकी भूमिका के अंतरावलोकन की अत्यधिक आवश्यकता को अनदेखा किया जाता है। इससे पता चलता है कि विकल्प डी सही उत्तर है।